नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी पे राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम पे आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में इनको एक जिम्मेदारी मिली है। ये निदेशक उत्तर प्रदेश बफ विकास निगम उत्तर प्रदेश सरकार में है और पूर्व ये अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। शफात हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस राष्ट्र प्रथम में। और राष्ट्र प्रथम में आज सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो SIR पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे बिहार पे। हालांकि बिहार में NDA की सरकार बनी है, शफात भाई को बधाई है, शुभकामनाएं हैं NDA सरकार बनने पे। जहां आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि जितनी सीटें उस अपेक्षा से भी ज्यादा आई है और आपको भी जिम्मेदारी मिली थी बिहार चुनाव में और समय समय पे संगठन आपको जिम्मेदारी देता रहता है। क्योंकि शफात भाई को बहुत पहले से जानता हूँ, विद्यार्थी जीवन से जब पत्रकारिता में मैं आया तो उसके बाद शफात भाई से हमारी मुलाकात होती रही और बड़े जुझारू नेता हैं, संगठन में बड़े सारे बड़े दायित्व इनको मिलते रहते हैं। तो आज मैं इनको बुलाया इसलिए कि एक तो पहले ये एक मुसलमान चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, और दूसरा कि इनको समय समय पे बड़ी जिम्मेदारी मिलती रहती है। तो ये जानने पे हम बात करेंगे, इनसे हम बात करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसपे एक विपक्ष विरोध कर रहा है SIR पे, कि भाई जब आप चुनाव आता है तो एक एक चीज लेके आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि अब बंगाल में चुनाव है तो आपने SIR शुरू कर दिया। तो शफात भाई, क्या सही में ऐसा है क्या कि जब चुनाव आता है तो आप लोग कुछ गुड़ा गणित मतलब आप संगठन में हो, सरकार में हो, तो मैं इसलिए जानना चाहता हूं, और अन्य प्रदेशों में आप जाते रहते हो चुनाव, क्या ऐसी आपकी पार्टी पद्धति है या ऐसा कुछ है क्या कि आप लोग बनाते हो कुछ कि चुनाव के समय ही एक ऐसी चीजें शुरू की जाएं, जैसे ममता बनर्जी कह रही है कि भाई ये हमारे वोट काटने का ये एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। शफात भाई। अनूप जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल से आपके सभी साथियों को और इस प्रदेश की और देश की जनता को धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे इस चैनल पर और इस अहम मुद्दे पर आपने मुझे बुलाया और चर्चा के लिए। जी देखिए, ये देश की आज़ादी के बाद एक ऐसी सरकार इस देश में रही जिसने 70 साल तक हुकूमत की, और भारतीय जनता पार्टी 14 में 90-91 में प्रदेश में बनी थी, और उसके बाद अटल जी की सरकार थी फिर प्रदेश में, और 14 में माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास से आए। ये जो SIR है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि वोटर लिस्ट में संशोधन हो रहा है। कोई चूँकि होता क्या है, 5 साल 10 साल आदमी कहीं रहता है, उसके बाद दूसरी जगह अपना घर बना लेता है, तो उसमें होता क्या कि वोटर लिस्ट में उसका 2 जगह नाम हो गया। अब वो 2 जगह नाम होने का जो SIR हम लोग कर रहे हैं, उसमें किसी भी भारतीय नागरिक को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जैसे एक अफवाह फैलाई जा रही है कि मुसलमानों को जो है वोट काट दिया जाएगा और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम लोग भी गली मोहल्लों में BLO के साथ जाकर के बैठ रहे हैं, घरों से बुला बुला के लोगों का जिनको फॉर्म नहीं भरना आ रहा है उनका फॉर्म भी भरा जा रहा है, और जिनमें जो कमी है उस कमी को पूरा भी करवाया जा रहा है। अब चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव आप देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास पे पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है, और SIR से उनको डर उन लोगों को लग रहा है क्योंकि जो 70 साल जिन्होंने हुकूमत की, इसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी गलत तरीके से घुसपैठ करके भारत में आ गए और उनका जो वोट बनाने का काम किया गया, चूंकि ये घुसपैठिए हैं और हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं। अच्छा। और भारत जो है, जो कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा स्पष्ट तौर पर कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इस SIR के माध्यम से उन घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को, इस देश के किसी कोने में भी छुपे होंगे, चूहे के बिल में भी होंगे, तो निकाल करके उनको बाहर भेजा जाएगा का काम हमारी सरकार। नहीं, ठीक है, आप बाहर निकालिए, और सही बात है, ये देश एक संविधान से चलता है, ये कोई धर्मशाला नहीं है।
पर क्या जब चुनाव आता है तभी इस टाइप का आप लोग लेके आते हो? देखिए, ये काम सरकार की जो एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग है, ये काम उनका है। अब इत्तेफाक है कि भारत में आज यहाँ चुनाव है, कल दूसरे प्रदेश में, कुल दूसरे प्रदेश में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वन नेशन वन इलेक्शन की मांग की है कि जब एक साथ चुनाव होगा तो 5 साल तक स्वतंत्र होकर के आदमी काम करेगा और ये सब चीजें सामने नहीं आएंगी। पहले की पार्टियों को ये काम करना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज हमारी पार्टी इस पर जोर दे रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत जल्द वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा तो ये आरोप भी उनका बंद हो जाएगा। मैं इसलिए आपसे बात करूं कि आप अभी बंगाल का चुनाव होना है, निश्चित रूप में आप जाओगे भी और बंगाल के लोग संगठन के लोग हैं, आप संगठन के हो, बातचीत हो भी रही होगी। ममता दीदी का एक आरोप है कि वो बार बार ये कह रही हैं कि भैया हम SIR, यहाँ किसी भी तरीके का कोई SIR का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, किसी भी तरीके का कोई काम नहीं होगा। और उन्होंने ये कहा है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि जो वोटर्स हैं, जो ममता दीदी को पसंद करते हैं, जो अखिलेश जी को पसंद करते हैं, जो बिहार में लालू जी को पसंद करते हैं, उससे उन वोटरों को डैमेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, ये एक ऐसा आरोप है, अगर ममता जी को लगता है कि जो उनके वोटर रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनके वोटर हैं तो ममता जी बांग्लादेश चली जाए बगले में, तो उनको जाने में ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। ये एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं है, ये निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रिया है। ये और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है कि हमारा वोटर कौन होगा, कौन नहीं होगा, क्या मानक होगा उसका। अगर मान लीजिए उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है तो परिवार रजिस्टर उसका होना चाहिए, जो कि है, लोग आ रहे हैं और उसको कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे ही SIR आया कि निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम भाई SIR करेंगे, आप देखिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या पलायन कर रहे हैं वहां से। अब उनको वही फर्जी वोटर आ करके यहाँ पर बने हुए थे। भाई सीधी सीधी बात है, ये देश है, धर्मशाला नहीं है। ममता जी को अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मोहब्बत है और उनका वोटर है तो उनके साथ वो भी बांग्लादेश चली जाए। अखिलेश जी को मोहब्बत है तो वो भी कहीं भी जा सकते हैं। ये आप आरोप लगा सकते हो और खैर ये बड़े नेता हैं, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अब ममता जी कहां जाएंगी, अखिलेश जी कहां जाएंगी, ये बात की बात है। खैर मुझे भी लगता है कि SIR में इस प्रकार से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं जहां का रहने वाला हूं, अगर वोटर लिस्ट में कुछ संशोधन हो रहा है तो भारतीय नागरिक होने के नाते भारत सरकार की जो अगर कुछ ऐसी चीजें आती है तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए और करना चाहिए। अब बात आती है बिहार की। मैं बधाई दे चुका हूं सफात भाई को। आप बिहार चुनाव घूम रहे थे और हम लोग भी घूम रहे थे। हाँ, ये था कि हम लोग जब घूम रहे थे तो कुछ सीटें ऐसी थी जो तेजस्वी की तरफ जा रही थी और वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिली। कहीं से ये उम्मीद नहीं था कि कई सारे बड़े चेहरे वहां बिहार में हार गए। ऐसा क्या जादू है शफात भाई कि जब आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज केंद्र के सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी जब जाते हैं तो वहां की आबो हवा चेंज हो जाती है, बदल जाती है। और अब तो चूंकि आप खुश भी हैं एनडीए की और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, पर तेजस्वी बेरोजगारी पे मांग रहे थे, आप लोग जंगल राज बता रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि हम जब इनके साथ सरकार में थे तो हमने जो वादा किया था नौकरी को लेकर वो मैंने नौकरी भी दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर अब एनडीए की सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा अगर छल होगा तो मुसलमानों के साथ होगा। उसके बाद भी आपकी सरकार बन गई, पर कहीं ना कहीं आप मुसलमान के नेता हो, बड़ा चेहरा हो उत्तर प्रदेश में। क्या सही में मुसलमान भयभीत हैं क्या एनडीए सरकार से? देखिए, ये एक जब से 14 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, और बल्कि 14 से क्या शुरू से जब से देश आज़ाद हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मुसलमानों को डराया जाता है। और तेजस्वी जी, और चाहे अखिलेश जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, ये सारे लोग मुसलमानों को एक वोट बैंक समझते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है और जब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनको खड़ा नहीं करेंगे ये हमारी तरफ नहीं आएगी। लेकिन सबका साथ सबका विकास जो हमारी सरकार जीत रही है, जहाँ जहाँ प्रदेशों में लड़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास, ये जनता का विश्वास है जो हमको वोट दे रही है। और सबसे ज़्यादा भयभीत जो जनता में मुस्लिम समाज, सारे समाज के लोग आ जाते हैं। बिहार में भयभीत जो है वो गुंडा राज से लोग हैं, क्योंकि किसी की बहन
बेटी जा रही है उसको उठा लिया जा रहा है। आप ही की सरकार थी और अनंत सिंह का मामला आ गया। लालू यादव, आपने क्या कर लिया? यादव का इतिहास देख लीजिए उठा करके। अरे आपके सरकार में भी माफिया है, इस बात को मानो। देखिए ना, बिहार में शुरुआत हो गई ना, बिहार में शुरुआत हो गई ना, क्या शुरुआत? आप देखिए ना, शुरुआत हो रही बिहार में। इसके पहले भी तो आपकी सरकार थी। इससे पहले तभी तो जनता ने हमको चुन के दिया। भाई एनडीए में नीतीश कब नहीं रहे? एनडीए में जब नीतीश जी, आप देखिए ना, तीसरी बार सरकार बन रही है। हाँ ठीक है, तीसरी बार बने, क्यों बन रही है? हम गुंडा राज को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आप में भी माफिया जाए, इस बात को मान लीजिए, थोड़ा बहुत मानिए। है तो जो गृह मंत्री ने शुरुआत कर दी ना, इनकाउंटर शुरू हो गए ना, बुलडोजर शुरू होने जा रहा है। आपके पार्टी में भी जो माफिया है बुलडोजर चलेगा? देखिए, माफिया होता है, किसी पार्टी में अगर छुपा बैठा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ गाजियाबाद में बुलडोजर चला विधायकों की प्रॉपर्टी के ऊपर। छोड़ा किसी कानून से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे ममता हो। भारत के संविधान और कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। ठीक है, उसका पालन किया ठीक है, उनका पालन कर। मगर ये मानिए कि कहीं ना कहीं आपके भी पार्टी माफिया हैं। माफिया हमारी पार्टी में जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून की जाएगी ना, कानून के शिकंजे में जब आएंगे ये आप छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। शफात भाई, ये आप नहीं कानून के शिकंजे में जब आएंगे तो छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में आप देख चुके हैं। आप उन्नाव का ही प्रकरण ले लीजिए कि आज वो जेल में है, पार्टी में आए थे संरक्षण ले लेकिन छोड़ा नहीं गया उनको। ठीक बात है। क्या मानते हैं कि इस बार जो एनडीए की वहाँ सरकार बनी है, वहाँ एक जब बातचीत हुई है और आपके मुख्यमंत्री वहाँ नीतीश हैं, नीतीश के नेतृत्व में आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं, मगर एक बात आ रही है दबे आवाज से, और मैं वो न्यूज़ चैनल के कैमरे पे खोल दूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप संगठन के बड़े महत्वपूर्ण पद पे रहे हो। क्या वहाँ सम्राट चौधरी हावी हैं क्या नीतीश पे? गृह विभाग भी उनको मिल गया। कोई किसी पर हावी नहीं है, क्योंकि उनका मंत्रालय गृह विभाग है। सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया जाए वो उनकी जिम्मेदारी है। वो अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करेंगे, कोई किसी पर हावी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई किसी पे हावी नहीं। हमने बंगाल पे बात की, बिहार पे बात की। अब चूंकि जिस राज्य से आप राजनीति करते हो, जिस राज्य के सरकार में आप निगम के निदेशक हो, उस वहां की बात करते हैं। कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश? आप पत्रकार हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे उत्तर प्रदेश चल रहा है। 27 की तैयारी बड़े जोरों शोर से चल रही है आपके वहाँ? तैयारी तो जो सत्ता से बाहर है वो कर रहे हैं, हम जनता के बीच में हैं, हम उनका काम कर रहे हैं, जनता के हित के कार्य कर रहे हैं। तैयारी की जरूरत हमको नहीं है। नहीं, आप सेमीफाइनल मान रहे हो पंचायत चुनाव को? फाइनल तो ये वो लोग मानते हैं जो सत्ता से बाहर हैं कि हम इस चुनाव में क्या, हमको जनता कितना वोट दे रही है, कितना, वो उनकी जिम्मेदारी है। आप देखिएगा जिस तरह से ये जो आप देखिए बिहार में जो अखिलेश यादव ने पीडीए लेकर के आया, किस तरह फेल हो गया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में। आप अखिलेश के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैं तो आपको 12-15 वर्ष से जान रहा हूँ। आप विद्यार्थी परिषद से लेके यहाँ तक पता है आप के, मतलब क्या दुश्मनी है भाई अखिलेश जी से? देखिए, अखिलेश जी के पीछे मैं नहीं पड़ा हूँ। उनकी जो कार्यशैली है, उस जो उन्होंने किया, क्या मैं बता। अच्छा तो किया भाई, 12 से 17 तक रहे। हाँ रहे, काम किया। क्राइम मिनिस्टर कहते काम। अरे ठीक है ना, क्राइम मिनिस्टर लोग बच्चा, आपको कई बार कहा, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, फिर वही उदाहरण मुझको देना पड़ेगा। वो कह रहा है कि क्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये आप लोगों का माहौल, 12 से 17 तक 150 से 150 दंगे, ये आप लोग 150 दंगे हुए। आपकी सरकार में दंगे हुए, जो उनके सपोर्टर थे। आप देखिए बरेली का मौलाना कहाँ चला गया। हमारी सरकार मुरव्वत नहीं करती, हम वोट बैंक नहीं समझते हैं। आपके लिए हम कार्य करेंगे, लेकिन हम आपको वोट बैंक नहीं समझेंगे। आप नागरिक हो, इसलिए नागरिक के नाते कानून को मानकर इस बात को शफात भाई आप मानते हो। अखिलेश की बात की तब मैं किसी की बात नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ये इस बात को आपके पार्टी के दबे लोग भी, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी दबे जुबान से कह रहे हैं कि पुलिसिया महकमा जो है वो बेलगाम है। इस बात को मानो ना। बेलगाम नहीं है। हाँ। बेलगाम बिल्कुल नहीं है। हाँ। पुलिस को जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास से पुलिस विभाग को कंट्रोल किया जाता था कि फला को छोड़ दो, ये हमारा वोटर है, लेकिन हमारी सरकार में पुलिस को छूट दी गई है कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, आप कानून के हिसाब से काम करिए। अगर कोई मुलजिम है तो उसके साथ वैसा ही सलूक करिए। फर्जी मुकदमा, फर्जी इनकाउंटर, फर्जी मुकदमा, फर्जी इनकाउंटर का आप उनका इतिहास उठा करके देखिए, जिन लोगों का इनकाउंटर हुआ है, आप उनकी हिस्ट्री निकाल कर देखिए, हिस्ट्री शीटर है। मैं कहता हूं आपके चैनल पर आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मैं अखिलेश का दुश्मन हूं। आपके मैं दुश्मन नहीं कहा, मैंने कहा इसी चैनल पर आकर इसी कैमरे के सामने मैं आपके पैर छू करके और आपको मैं नमन करूंगा। आप अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, ठीक है, मैं उसको कहता हूं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर अखिलेश यादव ये घोषणा करें कि मैं दलित को और या मुस्लिम को
उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा तो मैं आपके पैर छूंगा, मैं आपके चरण छूंगा। अरे तो दावा करता हूं, आजम खां, मैं दावा करता हूं, आजम मैं दावा करता हूं, मैं मीडिया की बात करता हूं। आजम क्या? आजम खां अपने कर्मों का झेल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आजम खां भी उप मुख्यमंत्री की तरह। आजम खां बिल्कुल मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, वो एक विवादित आदमी है, क्रिमिनल आदमी, उसकी बातें मत करिए। ठीक, मैं कहता हूं पीडीएफ पर पिछड़ा दलित की बात वो करते हैं, पिछड़े मुसलमान को या पिछड़ा जो है दलित समाज के किसी आदमी को डिप्टी सीएम बनाएंगे, अखिलेश यादव घोषणा करे, मैं आपके पैर छूंगा। नहीं तो पैर नहीं, मैं आपके पैर छूंगा, मैं आपके पैर छूंगा, मैं दावे से कहता हूं। इस पीडीए का नारा लेके जो ढोंग पीट रहे हैं अखिलेश यादव, वो बताए कि किसी दलित पिछड़ा मुसलमान को या किसी दलित समाज के आदमी को अपने साथ डिप्टी सीएम, वो कहते हैं उप मतलब वोट लेंगे दलित का, वोट लेंगे मुसलमान का और रोटी अपनी सेकेंगे। उप मतलब चुप। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर सांसद बनेगा तो यादव बनेगा, अब वरना डिंपल बनेगी, जितने भाई भतीजा हैं उनके सब बनेंगे, और थाने जितने होंगे सब यादव समाज के। आपके भी पार्टी तमाशा बना रखा है पीडीए का। सुनिए, तमाशा बना रखा है। मैं चैलेंज कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता अखिलेश यादव को चैलेंज करता हूं कि अगर उनके अंदर पीडीए का दर्द है तो अपने ऐलान करें मीडिया में आकर के कि मैं दलित समाज से फला आदमी को और पिछड़ा मुस्लिम से फला आदमी को डिप्टी सीएम बनाऊंगा। घोषणा करें 27 से पहले। अब देखिए, हो सकता है न्यूज़ 7 के माध्यम से उन तक बात जाए और वो आपकी बातों पर विचार करें। वोट सिर्फ मुसलमानों को वोट लेना है और गद्दी पर बैठ के अपने परिवार की सुरक्षा और परिवार को आगे बढ़ाने का काम। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। कोई टारगेट नहीं कर रही है, कोई टारगेट नहीं करेंगे। टारगेट तो पाकिस्तान में जो है हिंदुओं को किया जा रहा है, यहाँ कौन सा टारगेट किया जा रहा है? मुसलमान भारत में सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। अभी आपने कहा था किसी एक चैनल पे कि जब बंटवारा हो रहा था तो जिनको भारत नहीं पसंद था उधर चले जाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखिए फर्जी वोटर बनाने की शुरुआत कहां से हुई? 1947 से पहले क्रिश्चियनों को छोड़कर सभी जाति समाज के लोगों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। ठीक बात। लड़ाई लड़ने के बाद फिर ये आवाज उठी कि साहब हम 80% मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम स्टेट के लोग थे। 80% ने कहा तो उस समय जाना चाहिए था, सारे मुसलमानों को जाना चाहिए था। आपने मांग की। उसके बाद में फिर एक ऐसी घटना हुई कि दंगा हुआ, काफी लोग मारे गए उसमें। फिर जो लोग, एक जवाहरलाल ने देखा चुनाव करीब था, 56 या 57 की बात है, लोकसभा चुनाव होना था, तो जवाहरलाल ने सोचा 72 लाख के लगभग मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, 3 करोड़ भारत में रह गए थे। अब उन्होंने सोचा कि अगर ये चुनाव होगा तो ये वोटर, विपक्ष कहेगा ये फर्जी वोटर है, ये तो भाई पाकिस्तान जा चुके हैं। उन्होंने लियाकत अली से एक समझौता किया और उसमें कहा कि जो आपके यहाँ रह गए उनको सुरक्षा दीजिए, जो हमारे यहाँ रह गए हैं उनको हम सुरक्षा देंगे। सुरक्षा की बात हुई, नागरिकता की बात नहीं हुई। उस चुनाव में लेकर के वो मुसलमानों को उन्होंने वोट किया। ये वही जो है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से और जो रोंगिए आ रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, उसी तरह से ये माना जाएगा इसको। जब आप चले गए, आजकल के मौलाना कहते हैं कि साहब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। बेशक आपने आजादी की लड़ाई लड़ी, खूब आप शहीद हुए, लेकिन जब आपने पाकिस्तान ले लिया, मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, जब पाकिस्तान ले लिया तो आपको जाना चाहिए था। फिर इच्छा नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है। जो लोग यहाँ से इच्छा की बात करते हैं, वही आपने जो देखा, जो देश में घटनाएं हो रही हैं, ये वही इच्छाधारी नाग है। इस पे आपने एक कल जब हमारी बात हुई, वंदे मातरम पे भी आप आक्रामक हुए थे कि मस्जिदों में वंदे मातरम का जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है राष्ट्रगान को लेकर, और वहाँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, ठीक, उनमें वंदे मातरम अनिवार्य किया जाए। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान जो है वो 1800 कुछ में शायद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया है। तो जब वो बनाया गया था उस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत में, सब भारत में अब वो बढ़ गया। अब उस गीत गाने का कोई मतलब नहीं रह गया, जनगण मन का कोई मतलब नहीं रह गया। वो भी किसी के स्वागत में गाया गया था, भारत भाग्य विधाता, आइए भाई। लेकिन राष्ट्रगीत जो है वो हमारा भारत जब से सनातन का चला आ रहा है, शिवाजी का गीत है। आज आप देखिए 26 तारीख को संविधान दिवस पर भगवा फहराया गया, यानी कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम बढ़ गए। मतलब आप मानते हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए यार, मुसलमानों के भी आप मेरी बात सुनिए, 57 मुल्क मुसलमानों के हैं। अगर एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान रह रहे हैं, इंग्लैंड में मुसलमान रह रहे हैं। पूरी बात होने दीजिए। कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुसलमान नहीं रह रहे हैं, जहाँ पर इस्लामी हुकूमत? 57 छोड़ दीजिए, ठीक बात भाई। दुबई में भी हमारे हिंदू भाई काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 25-26 लाख, कोई दिक्कत है उनको वहाँ पर? अगर ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाए, हिंदू राष्ट्र से डर किसको है? इन ज़कात माफियाओं को, ये वक्फ की जमीनों पर जो बेचने का काम करते थे भू माफिया, इन लोगों को दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से। वो काम हमारी सरकार, ये एक बड़ी खबर है और बड़ी ब्रेकिंग है
कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और एक मुसलमान कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हिंदुस्तान को। क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? अभी तो सफात भाई ने कहा मैं खबर करता हूं तो लोगों को यह लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कोई स्पोक पर्सन हूं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान को बुलाया हूं, मैं किसी हिंदू को नहीं बुलाया, किसी ब्राह्मण चेहरा को नहीं बुलाया। नहीं तो आप कहते कि ये ब्राह्मण है, जने जने मिला के बात कर ले रहे हैं आपस में। मैं वो कह रहा हूं कि आप बात को समझो कि अगर हिंदू राष्ट्र इतने सारे मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं तो यही तो सफात भाई बोल रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो कौन सा विकास में अवरोध आ जाएगी और विपक्ष को क्या दर्द है भाई, यही तो ये कह रहे हैं। पर आपको पता नहीं क्या दर्शक को हो सकता है समझ में आए, मगर विपक्ष को लगता है कि सारी मीडिया बिकाऊ है। हम कहां गलत हैं भैया? हम तो तभी भी कहे सफात भाई से कि देखो कुछ सरकार में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे काम किए। इकाना स्टेडियम उन्होंने लखनऊ में दिया, आपने अटल इकाना कर दिया। उन्होंने एक्सप्रेसवे दिया, आपने जाके फीता काट लिया। उस बात को, चूंकि मैं उस समय से जर्नलिज्म में था, मैंने अखिलेश के काम को देखा, वो मैं कह रहा हूं। मगर जब हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है और एक मुसलमान हिंदुस्तान का और कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो फिर दर्द किस बात की है? हो जाने दो, देखो कितना विकास होता है। हम लोग भी देखें कि एनडीए की सरकार के लोग कितना विकास कर देते हैं हिंदू राष्ट्र करके। तो शफात भाई जो आपने ये, मैं आपकी बात काट के कहूंगा कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश बढ़ गया, आप देखिए ना कितना विकास किया मुसलमानों ने वहां पर। मुसलमान मस्जिदों में बम फोड़ रहा है और बांग्लादेश में मुसलमान को मार रहा है। अब अगर यहाँ पर जब चले गए आप, यहाँ से सारी चीजें हो गई, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता है, मैं चाहता हूँ कि वामन चैन की शुरुआत उसी दिन से होगी जब 26 तारीख को राम मंदिर पर भगवा फहरा दिया गया। और भगवा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, भगवा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने राम मंदिर पर फहरा दिया। भगवा आपका मतलब राष्ट्रीय, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, शिवाजी का ध्वज है। इसीलिए मैंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री एक विदेशी था, विदेशी मूल का था। उसने हमें ये बताया कि मुगल जो है हमारे अन्नदाता थे, मुगल हमारे हितैषी थे। उसने हमें ये नहीं बताया कि शिवाजी हमारे हितैषी हैं, शिवाजी हमारे आदर्श हैं। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा भ्रम ये लगता है। आक्रमणकारी को यहाँ का हितैषी बताया गया, यहाँ का सम्राट बताया गया, और जो हमारे यहाँ के मूल राजा थे जिनके ऊपर आक्रमण किया गया उनको दुश्मन बताया गया। ये एक विदेशी होने के नाते इतिहास हमको बड़ी बातें सफात भाई कह दी। एक तो हिंदू राष्ट्र और भगवा को राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने कह दिया। अब देखना है क्या होता है। फिर फिलहाल अभी राष्ट्रीय ध्वज, आप राष्ट्रीय ध्वज कहां का? राष्ट्रीय ध्वज तो कुछ और है भैया अपना। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज वो आजादी के बाद जो है कांग्रेस ने अंग्रेजों के साथ मिलकर बनाया था, ठीक है ना। लेकिन अगर आप भारत की संस्कृति में जाएंगे, जिस ध्वज को जो है लाल किले पर पहले फहराया जाता था, जिस पर कब्जा किया जाता था, जो हमारे मराठा थे, शिवाजी थे, उनके पास जो ध्वज था वो यही ध्वज था, केसरिया ध्वज। यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। जो यहाँ के राजाओं, सारे मुसलमान आपसे नाराज हो जाएंगे। नाराज मैं मुसलमानों को खुश करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं अपने रब को खुश करने के लिए पैदा हूँ। हक बात बोलूंगा। ये ज़कात माफिया है, ये हक बात नहीं बोलते। इसीलिए 3 तलाक पर कानून हमारी सरकार ने बनाया। अगर अन्याय हो रहा है तो मौलाना क्यों नहीं बोले? भाई देखिए, ये आपका विरोध हो जाएगा। अभी आपको विरोध से मैं नहीं करता हूँ। यहाँ से जाओगे तो पुतला फूक दिया जाएगा। विरोध में ना हो, मैं उस चीज पे ध्यान। यहाँ से जाओगे तो पुतला फूक दिया जाएगा आपका। पुतला मुझे भी फूक दिया जाए, इस पर भी मैं डर नहीं रहा, लेकिन हक जो है वो बोल कर जाऊंगा। हमारे उलमा ज़कात माफिया है, जो कि कुरान में मैं कह रहा था कि आपसे कि ये संगठन ये कार्यकर्ता तैयार करती है, भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता तैयार करती है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हवाई चप्पल पे आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी मुझे बिहार में मिल गए चाय के ठेले पे पर्चा बांटते हुए। तब मैंने कहा कि एनडीए की सरकार ऐसे बनती है। विपक्ष को सोचना पड़ेगा, उनके तौर तरीके पे आना पड़ेगा। जब हम ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं उनकी क्या स्ट्रांग स्थिति उस पे बात करते हैं। अगर हम क्रिकेट की भाषा में बताएं तो यह देखा जाता है कि जो बॉलिंग कर रहा है वो किस तरीके से बल्ला चला रहा है।
हमें बॉल कैसे करनी है। अखिलेश जी, आपको यह समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट सकती है, बस उससे आप उसकी कार्य प्रणाली को समझिए कि एक भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान कार्यकर्ता चैलेंज कर रहा है और कह रहा है मुझे भी फूंक दिया जाए, कोई अंतर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और वो बता रहा है कि यहां के जो वैसे मुसलमान हैं जो मतलब ये खुद कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भगवा राष्ट्रीय ध्वज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं, भैया प्रवक्ता भी रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के बड़े नेता हैं, ये बहुत सारे बड़े नेताओं के बहुत करीबी हैं, ये बड़े जमीनी नेता हैं। कभी कभी हमें बता भी देते हैं कि भैया हमारे संगठन में यहां ये जो प्रत्याशी लड़ रहा है वहां वो कम, मतलब इनकी इतनी ताकत है, इतना मतलब ये नब्ज को पकड़ के रखते हैं और वो ये बता रहे हैं। तो ये बातें समाजवादी के लोगों को या जो लोग विपक्ष में बैठे हैं उनको भी दमदारी से करनी चाहिए कि हां मैं कांग्रेसी हूं और ये कर सकता हूं, मैं समाजवादी हूं, ये कर सकता हूं, ये कहना पड़ेगा। ये मैं सफात भाई का समर्थन करता हूं, पर आखिरी सवाल इनसे ये ले लूंगा कि क्या सही बात बता दीजिए कि कब तक आपके प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे और क्या 27 की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं और क्या गुड़ा गणित चल रहा है, ये हमको बता दीजिए, बाकी फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे। देखिए, ये संगठन की चूंकि बड़ा परिवार है तो बहुत जल्द, चूंकि चुनाव था, सारी चीज़ें देखनी थी, बहुत ही जल्द हमारा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश का अध्यक्ष आ जाएगा। ये संगठन की प्रक्रिया है, बहुत जल्दी आ जाएगा। और रही बात 27 के चुनाव में लगने की, मुझे नहीं लगता कि कोई मिनट या उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का कोई सेकंड ऐसा होता है कि वो संगठन के काम में ना हो। आज भी आप देखिए, हमारे यहाँ चले जाइए, बीएलओ के साथ पूरा बूथ का जो कमेटी है और मंडल अध्यक्ष सारे लोग बैठ करके फार्म भरवाने का, SIR का जो फार्म है उसको भरवाने का काम कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत है, वो भी पेपर है, उसको निकलवा कर लाकर पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं और एक फ़ोन पर, एक दरवाजे की कुंडी खटखटाने पर हम उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। इसलिए हम पूरे क्या कहते हैं, जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं कि 27 का चुनाव 350 पार होने वाला है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। ये भी एक बहुत, ये हम कॉन्फिडेंस का, ओवर कॉन्फिडेंस का, ये आप सब तय करिएगा। फिलहाल सफात भाई ने कहा कि 27 भी हमारा है, पंचायत भी हमारा है और उसके बाद हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ही, पर किसी और अगले मुद्दे पे हम सफात भाई को लाएंगे, चूंकि बड़े बेबाकी से ये बात करते हैं और मुझे भी इनके साथ इंटरव्यू करने में, साक्षात्कार करने में मजा आता है। राष्ट्र प्रथम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।